हेलो। नमस्कार। आज की केमिस्ट्री क्लास में बीएससी थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है। फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ यूनिट आप पढ़ना चाह रहे थे, तो फर्स्ट यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, वेव नंबर है, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वेवलेंथ को लैम्डा से दर्शा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दर्शा रहे हैं, वेलोसिटी को वी से दर्शा रहे हैं और वेव नंबर को न्यू पार से दर्शा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं मैकेनिक्स क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कण या पार्टिकल होते हैं उनके गति के गुणों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को हम मैकेनिक्स कहते हैं। फिर सुन लो, कणों की गति के गुणों से संबंधित विज्ञान की शाखा को मैकेनिक्स कहा जाता है। और मैकेनिक्स भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स में देखें तो वेव मैकेनिक्स में हम तरंगीय प्रकृति वेव नेचर मानते हुए उनके गति के व्यवहार की व्याख्या करते हैं। वेव मैकेनिक्स में कणों को तरंगीय प्रकृति मानते हुए उनकी गति के व्यवहार की व्याख्या की जाती है। सेकंड है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हमारा टॉपिक भी है, चैप्टर भी है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति मानते हुए उनके गति के व्यवहार का व्याख्या की जाती है। सबसे पहले देखें तो पहला पॉइंट आज का है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले हम देखें, यदि किसी भी पिंड को बहुत ज्यादा गर्म करें तो वो है लाल, रक्त तप्त लाल हो जाता है। और उसके बाद भी अगर हम उसको गर्म करें तो वो व्हाइट सफेद हो जाता है, सफेद तप्त हो जाता है, श्वेत तप्त हो जाता है। प्रत्येक ताप पर एक ऐसी तरंग है जिस पर ऊर्जा का उत्सर्जन अधिकतम होता है। बाय द ग्राफ के अनुसार हम देखते हैं तो ये ग्राफ के अनुसार प्रत्येक ताप पर लैम्डा मैक्सिमम पाया जाता है। और जैसे जैसे ताप इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये और देखना है, यहाँ जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं लैम्डा मैक्स का मान डिक्रीज हो रहा है। ये वक्र है, इसके मध्य ऊर्जा और वेवलेंथ के मध्य, यह वक्र एक कर्षणिका के लिए है जिसे हम आदर्श उत्सर्जक मानते हैं। ये वक्र एक ऐसी कर्षणिका के लिए है जो कि आदर्श उत्सर्जक है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है, वास्तव में कर्षणिका है क्या। कर्षणिका एक काल्पनिक पिंड है जो कि समान रूप से विकिरणों के समस्त तरंगदैर्घ्य को अवशोषित भी कर सकती है और उत्सर्जित भी कर सकती है। अर्थात समान रूप से विकिरणों के समस्त तरंगदैर्घ्यों का अवशोषण या उत्सर्जन जो करता है, ऐसा काल्पनिक पिंड कर्षणिका कहलाता है। अगला पॉइंट है क्रिकॉफ का नियम। क्रिकॉफ का नियम के अनुसार हम देखें कि इस नियम के अनुसार दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता या अवशोषकता का अनुपात सदैव स्थिर है। उत्सर्जन तो ऊर्जा होगी और अवशोषण तरंगदैर्घ्य के रूप में ऊर्जा होगी। तो E अपॉन लैम्डा बराबर स्थिरांक, E क्या है यहाँ, ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता, और लैम्डा क्या है, अवशोषकता। अर्थात E अपॉन लैम्डा बराबर E1 अपॉन लैम्डा 1। यदि लैम्डा 1 बराबर 1 हो, ब्लैक बॉडी के लिए हम लैम्डा 1 बराबर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, लैम्डा बराबर। तो ऐसी स्थिति में इस इक्वेशन के अनुसार E इज ग्रेटर देन E1, अर्थात उत्सर्जन क्षमता E की ज्यादा होगी दूसरी बॉडी के अनुसार। अतः एक कर्षणिका सर्वोत्तम अवशोषक होने के साथ साथ एक सर्वोत्तम उत्सर्जक भी है इस इक्वेशन के अनुसार। कर्षणिका अध्ययन से 3 नियमों का प्रतिपादन हुआ। पहला है वीन का विस्थापन नियम। वीन के विस्थापन नियम के अनुसार देखें तो तरंगदैर्घ्य का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंग, कौन सी, उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंग के लिए
तरंगदैर्घ्य का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने के साथ लैम्डा मैक्स के मान में कमी होती है। यही वीन का विस्थापन नियम है, अर्थात लैम्डा मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू 1/t या t लैम्डा मैक्स बराबर b, जहां b क्या है, वीन स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मोल केल्विन। कर्षणिका विकिरणों की अधिकतम उत्सर्जन क्षमता को हम EM से दर्शाते हैं और कर्षणिका के लिए विकिरणों की अधिकतम उत्सर्जन क्षमता EM ताप की 5वीं घातांक के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात EM प्रोपोर्शनल टू T की घात 5 या EM अपॉन T की घात 5 इक्वल टू कांस्टेंट। और वीन का विस्थापन नियम देखें तो वीन का विस्थापन नियम केवल हाई वेवलेंथ वाले विकिरणों पर ही लागू होता है। लो वेवलेंथ के मानों वाले की व्याख्या करने में यह नियम असफल होता है। सेकंड है स्टीफन का नियम। स्टीफन के नियम के लिए देखें तो किसी भी कर्षणिका की सतह से इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घातांक के समानुपाती होता है, अर्थात E प्रोपोर्शनल टू T की घात 4। किसके लिए, किसी भी कर्षणिका की सतह से इकाई समय, ये ध्यान रखना, इकाई समय इकाई क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा उसके परम ताप के चौथी घातांक के समानुपाती होता है, अर्थात E प्रोपोर्शनल टू T की घात 4 या E बराबर सिग्मा T की घात 4, जहां सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक है या स्टीफन स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वोल्ट पर मोल पर केल्विन। यदि कर्षणिका की सतह का क्षेत्रफल A हो और समय t हो तो उत्सर्जित ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ A और t, स्मॉल t क्या है, समय, टाइम, A क्या है, क्षेत्रफल, तो E बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल A स्थिरांक सिग्मा t की घात परम ताप t की घात 4 स्मॉल t समय। थर्ड है रेले जीन्स का नियम। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार देखें तो स्वतंत्रता की कोटि में ऊर्जा के समविभाजन के नियम का उपयोग करके, कौन से, स्वतंत्रता की कोटि में ऊर्जा के समविभाजन के नियम का उपयोग करके ई लैम्डा तथा लैम्डा में निम्न संबंध स्थापित होता है, अर्थात ई लैम्डा तरंगदैर्घ्य पर ऊर्जा डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन बराबर 8 पाई के टी लैम्डा की घातांक -4 इंटू डी लैम्डा, डी लैम्डा से डी लैम्डा कैंसिल और माइनस वाला घातांक क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई लैम्डा बराबर 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4, जहां के क्या है, बोल्ट्जमान स्थिरांक है, ई लैम्डा और डी लैम्डा क्या है, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के प्रास में ऊर्जा विकिरण घनत्व है, जिसको हम रो लैम्डा द्वारा भी दर्शाते हैं। ई लैम्डा तरंगदैर्घ्य की चौथी घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो हमने पढ़ रखा है, कहा, स्टीफन स्थिरांक, अर्थात ए के मान के कमी होने पर ई लैम्डा के मान बढ़ता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें कर्षणिका विकिरण से ऊर्जा वितरण को समझाने में असफल रहता है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, कर्षणिका के विकिरण के ऊर्जा वितरण को समझाने में असफल रहता है। सेकंड है अगला नेक्स्ट पॉइंट, प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक के अनुसार यदि हम ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य के मध्य वक्र खींचे तो ये वक्र प्राप्त होता है, और ये जो डैश डैश दिख रहा है वो रेले जीन्स के नियम के आधार पर प्राप्त होता है। ये सीधी लाइन प्राप्त होती है, अर्थात इसमें लैम्डा मैक्स कम वाले दोलक भी उत्तेजित अवस्था में होने चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्लांक के अनुसार क्या है, प्लांक के अनुसार ऊर्जा क्वांटिक अर्थ है, अर्थात किसी दी गई आवर्ती के दोलक के विकिरण की ऊर्जा कुछ निश्चित मानों में ही सीमित रहती है, निश्चित रहती ऊर्जा क्वांटिक अर्थ है, इसका ऊर्जा की मान निश्चित है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार देखें तो दोलक केवल उस स्थिति में ही उत्तेजित हो सकते हैं यदि वे कम से कम
एच न्यू के बराबर ऊर्जा ग्रहण करे। प्लांक ने कहा था कि कोई भी ऊर्जा का अगर एक क्वांटा का अवशोषण करता है तो वही उत्तेजित होता है, और एक क्वांटा की ऊर्जा कितनी है, एच न्यू के बराबर। हाई आवर्ती वाले दोलक उत्तेजित नहीं हो पाते, अर्थात क्वांटीकरण से ऊर्जा उच्च आवर्ती वाले दोलक का योगदान कम हो जाता है या रुक जाता है, क्योंकि इनको उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। ऊर्जा उनकी ज्यादा होती है, इसलिए एच न्यू से ज्यादा होने के कारण वो उत्तेजित अवस्था में नहीं आ पाते। ऐसी स्थिति में लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक के क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व रो लैम्डा की वैल्यू हम इस समीकरण से ज्ञात करते हैं। रो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 8 पाई सी एच सी अपॉन लैम्डा की घातांक 5 e की घातांक माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी अपॉन 1 माइनस e की घातांक माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। इस नियम के अनुसार या इस समीकरण के अनुसार देखें कि तरंगदैर्घ्य का मान यदि कम हो, लैम्डा का मान यदि कम हो, तो ये वैल्यू जो है अधिकतम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में e की घातांक माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू शून्य हो जाएगी, और शून्य हो जाएगी तो इसका मतलब ये ऊर्जा घनत्व भी शून्य हो जाएगा। शून्य में इसका भाग देंगे तो शून्य, ये पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम हो तो ये जो मान है ये पूरा का पूरा मान कम हो जाएगा, अर्थात ये पूरी वैल्यू जो कोष्टक वाली है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी के बराबर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्लांक समीकरण रेले-जीन्स समीकरण का रूप ले लेता है, और इस प्रकार प्लांक समीकरण समस्त तरंगदैर्घ्य पर लागू होता है। प्लांक के अनुसार दोलक की ऊर्जा की मात्रा स्वैच्छिक नहीं होती, वरन कुछ निश्चित मात्रा ही हो सकती है, निश्चित होती है दोलकों की ऊर्जा। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी प्रकाश की किरण द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ये देखो, प्रकाश की किरण आ रही है धातु की सतह पर, तो धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर निकल जाता है, और इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है E बराबर 1/2 mv², जो कि गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो विजिबल यूवी रेडिएशन लाइट द्वारा ही प्रदर्शित होता है। ये और इसकी एक खास बात है कि यहाँ जो रेडिएशन आई है वो रीजन कौन सा होना चाहिए, विजिबल और यूवी रीजन ही होना चाहिए, ये लाइट होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम जैसे उदाहरण देखें हम सीजियम, तो ये सीजियम की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी फ्रीक्वेंसी और गतिज ऊर्जा के मध्य आरेख खींचे तो ये आरेख प्राप्त हो रहा है, जहां ये कोण थीटा है। यहां हम देखें आपतित विकिरण की ऊर्जा बराबर क्या होगी, दहलीज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमें मालूम है 1/2 mv² है, और दहलीज ऊर्जा क्या है, h न्यू 0 है। यहाँ ये आपतित विकिरण की ऊर्जा h न्यू है, तो इसको हल करें तो h न्यू माइनस न्यू 0 बराबर 1/2 mv², यही प्राप्त होता है। अर्थात मानना कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तथा दहलीज ऊर्जा फाई बराबर h न्यू 0 है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 hv² बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0, अर्थात समीकरण ये प्राप्त होता है। इसका यूज क्या है, प्रकाश की प्रकृति कणीय है, अतः इन कणों को ही हम फोटोन कहते हैं, और ये फोटोन ही प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इसके विपरीत हम देखें प्रकाश के कुछ अन्य गुण जैसे ध्रुवण, विवर्तन आदि ये दर्शाते हैं कि प्रकाश की प्रकृति तरंगी है। अतः प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, वह एक साथ तरंग तथा कण दोनों प्रकार की व्यवहार दर्शाते हैं, डबल नेचर दर्शाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की हीट कैपेसिटी देखें तो वो उस ऊर्जा का अवशोषण कितना करता है, अर्थात किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा या उष्माधारिता उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। फिर देख लो आप, उष्माधारिता का मतलब क्या है, उष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हो, अर्थात E बराबर क्या होता है, E गतिज प्लस E स्थितिज, ये गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3RT। 3RT क्यों हुआ, क्योंकि के बराबर बोल्ट्जमैन स्थिरांक बराबर क्या होता है, गैस स्थिरांक R/N। और ठोस पदार्थों के लिए हमें मालूम है Cp और Cv दोनों बराबर होंगे कितने, DE/dt।
dt, e का मान यहां से रखें 3RT, ये 3RT/dt, या 3R बाहर आ जाएगा, स्थिरांक का अवकलन नहीं होता इसलिए dt/dt से कैंसिल, अर्थात ठोस पदार्थ के लिए जो हीट कैपेसिटी है वो कितनी है, 3R के इक्वल है। आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत से ठोसों की ऊष्माधारिता का परिकलन किया, इसके अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, और इसके अनुसार किसी क्रिस्टलीय ठोस की स्थिर आयतन पर Cv, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता जिसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर कण हो, उसकी ऊष्माधारिता Cv, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता इतनी होती क्या, Cv बराबर 3R, 3R तो ये हो ही गया, hν/kT का स्क्वायर इंटू e की घातांक hν/kT अपॉन e की घातांक hν/kT -1 का होल स्क्वायर, जहां न्यू क्या है, कंपन की आवृत्ति। ये डीबाई द्वारा दिया गया था ये समीकरण, और डीबाई के अनुसार हम देखें तो इसकी कैलकुलेशन की कि किसी क्रिस्टल के समस्त कण समान आवर्ती से कंपन नहीं करते। कम ताप पर परमाणुक ऊष्माधारिता के लिए डीबाई ने ये समीकरण दी क्या, स्थिर आयतन और ऊष्माधारिता Cv बराबर 464.5 T/थीटा की घातांक क्यूब कैलोरी पर डिग्री ग्राम पर एटम। इस समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो इसका परिणाम से 0 केल्विन पर ऊष्माधारिता का मान भी 0 होता है। ये तथ्य प्रायोगिक तथ्य से मेल खाते हैं, अर्थात प्रायोगिक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें तो यही हमें प्राप्त होता है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। वी मीट टुमारो।